गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हमने इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, जबकि हमारे चैप्टर की हेडिंग थी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि कैसे जब लाइट पार्टिकल किसी मेटल सरफेस से इंसिडेंट होते हैं तो वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। इससे हमें रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर के बारे में पता चलता है, जबकि हम अगर ऑप्टिकल साइंस की बात करें तो इससे हमें मालूम है कि मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो बिहेव करती हैं एज अ वेव नेचर। वेव नेचर को प्रूव करने के लिए हाइजन ने और अदर साइंटिस्ट ने कई फिनोमिना को प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी एक्सप्लेन interference, diffraction and polarization phenomena. But wave theory was unable to explain photoelectric effect. ये हमने चीज देखी थी आपके drawbacks of wave theory to explain photoelectric effect. So particle nature of light explain photoelectric effect. मतलब कि वेव नेचर के थ्रू हमने क्या एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड पार्टिकल के थ्रू हमने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं रेडिएशंस आर हैविंग टू एस्पेक्ट्स, समवेयर इट बिहेव्स एज अ वेव एंड समवेयर इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। दिस नेचर ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन होता है वो डुअलिटी नेचर को शो करता है। ये वेव नेचर को भी शो करता है, साथ ही साथ पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। ये तो कई साइंटिस्टों ने प्रूव किया और इस पर काम किया। अब हम बात करने वाले हैं डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स की। इन 1924 फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली presented evolutionary hypothesis। उन्होंने एक इस तरीके की धारणा प्रस्तुत की, एक हाइपोथेसिस दिया जिससे पूरे वर्ल्ड में हलचल मच गई। या अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जिसे एक आम इंसान पचा नहीं सकता। दैट इज अकॉर्डिंग टू हिम इन होल यूनिवर्स टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब कि पूरे यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो केवल दो चीज़ों में ही विद्यमान है, दो ही फॉर्म में रहती है, एक मैटर के और दूसरा ईएम रेडिएशन के। साथ ही साथ इन्होंने कहा देयर इज अ सिमेट्री इन नेचर, मतलब कि नेचर में सिमेट्री होती है। सो इफ रेडिएशंस आर हैविंग डुअलिटी इन नेचर सो मैटर विल ऑल्सो हैव अ डुअलिटी इन नेचर। इट मीन्स अगर EM रेडिएशंस वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर के हो सकते हैं तो मैटर भी पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर का होगा। दैट वाज अ वेरी हाईली इवोल्यूशनरी स्टेटमेंट ऑफ दैट। मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी पार्टिकल्स हैं अगर वो मोशन कंडीशन में हैं तो उनके साथ भी वेव एसोसिएट होती है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, for each moving particle there is a wave associated with it. This wave is called matter wave or de Broglie wave. My dear, आपको ये स्टेटमेंट बहुत ही छोटी लग रही होगी, बट ये स्टेटमेंट साफ साफ बता रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल है जो मूविंग कंडीशन में है तो वो पार्टिकल के साथ साथ एक वेव को भी अपने साथ लेके जाता है, मतलब उसके साथ वेव भी एसोसिएट होती है। मीन्स अगर हम अपनी बात करें तो हम भी शायद मैटर से बने हुए हैं, और अगर हमारा मैटर हम जिस पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं अगर वो भी मूविंग कंडीशन में है तो हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएट होगी। दैट वाज अ हाईली इवोल्यूशनरी स्टेटमेंट बाय डी ब्रॉगली। अब अगर हमारे एग्जाम में आता है व्हाट इज डी ब्रॉगली मैटर्स वेव्स और एक्सप्लेन और प्रूव डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को लिखेंगे और इसके आगे को हम देखते हैं कैसे डेरिवेशन करेंगे। हम जानते हैं बाय द क्वांटम थ्योरी दैट E इक्वल टू एच न्यू।
where h is the Planck constant, nu is the frequency, E is the energy. Equation 1. By Einstein mass energy equation, E equal to mc square. Equation 2, where c is the speed of light, m is the mass, E is the energy. Energy equal to h nu, energy equal to mass into square of speed of light. So we can say by equation 1 and 2 that mc square equal to h nu. Now we also know that the relation between c lambda and nu, that c equal to lambda nu, so nu equal to c upon lambda. Equation 4. So by equation 4 we will put nu in equation 3. So we will get mc square equal to h c upon lambda. Now c से c is cancelled, so we will get mc equal to h upon lambda, or lambda equal to h upon m into c. C is the speed, so we can also say v. Lambda equal to h upon m into c. Equation 5. Or we know that momentum is equal to mass into velocity, so that lambda equal to h upon p. So equation 5 and equation 6 are called de Broglie equation. So if in examination we will get the derivations, we will end it here only. Now by equation 5 we can say that h is a constant, c is a constant for speed of light, so lambda is inversely proportional to mass. मतलब कि अगर मास छोटा है तो जो उस मैटर के साथ वेवलेंथ एसोसिएट होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, और अगर मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी. ओके. अब अगर हम इसको कुछ और फॉर्म में लिखें, कुछ स्पेशल केस देखें, तो हम जानते हैं द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज दैट मोमेंटम इक्वल टू √2 इंटू एम इंटू के ई. इक्वेशन 7. अगर जिनको ये रिलेशन नहीं आता है, हम एक बार शॉर्ट में इस रिलेशन को देख लेते हैं. हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. अगर हम दोनों साइड इस 2 को इस साइड ले आए तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. अगर हम दोनों साइड मास का मल्टीप्लाई कर दें, एम का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, 2m के ई इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, दैट इज एम वी का होल स्क्वायर. एंड एम इंटू वी को हम बोलते हैं p, तो p स्क्वायर इक्वल टू एम के ई, तो p इक्वल टू √2m के ई. चलिए वापस आते हैं. तो हमने क्या बोला, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p इक्वल टू √2m के ई. इक्वेशन 7. सो बाय इक्वेशन 6 and 7 वी कैन से लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p. तो p की जगह मैंने क्या रख दिया, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. सो दैट इज न्यू फॉर्मूला, दैट लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m के ई. और स्पेशल केस की बात करें तो हम जानते हैं फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल, अगर हम मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो उस केस में चार्ज पार्टिकल के लिए हमने चैप्टर 1 में देखा था दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू q इंटू वी, जहां q चार्ज है और v एक पोटेंशियल है, तो q v इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू वी. तो अब इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को कंबाइन करें तो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m क्यू वी. ये फॉर्मूला हम कहाँ लगाएंगे, किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए. अब इसमें भी और स्पेशल ले लें, केवल एक किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन. तो मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg. एंड प्लैंक कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. When we put all these values, and 2 is also given 2 numerical value, then we will get lambda equal to 12.27 upon √v angstrom. So my dear, when we go for the numerical part, we can also learn this formula that lambda is dependent only that potential. So we will have a potential value for electron, then we will calculate this one. My dear, keep this thing. If you are having electron, then only put it. If you are having other charge particle, then you have to go with this phenomena, this formula. Okay. So now we can say that we are having few formulas, that lambda equal to h upon p, lambda equal to h upon √2m ke, lambda equal to h upon √2m qv, and last one lambda equal to 12.27 upon √v. कुछ नोट पॉइंट देखते हैं. In 1929, de Broglie won Nobel Prize for discovery of wave nature of electron.
अब इसके थ्रू इन्होंने क्या बता दिया, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ भी एक वेव एसोसिएट होती है, कितनी, इतनी। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को शो किया, जिसके लिए 1929 में डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज दिया गया। अब जो नेचर होता है डी ब्रॉगली वेव का, क्या ये ईएम वेव के जैसे ही होता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईएम वेव जो होती है वो चार्ज पार्टिकल से जनरेट होती है, ऑस्किलेटरी चार्ज पार्टिकल से जनरेट होती है, मतलब चार्ज से डिपेंड करती है। जबकि ये जो डी ब्रॉगली वेव होती है ये कभी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करती।